हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के 9th चैप्टर जिसका नाम है जंतुओं में गति। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जंतु में गति में कौन कौन सा अंग जो होता है वो सहायक होता है और कुछ संधियों को देखेंगे। फिर अस्थि और उपास्थि मतलब हड्डी, और कुछ हड्डी के ही जो कोमल रूप होते हैं उपास्थि, उसको जानेंगे। सबसे पहले जंतुओं में गति। हम कई सारे जीव पेड़ पौधों को छोड़कर के अगर देखें बाह्य गति करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए, और नहीं तो किसी भी काम को करने के लिए, किसी चीज़ को उठाने के लिए गति करना, जैसे कि लिखने के लिए गति करना, तो खाने के लिए अपने निवाले को मुंह तक पहुंचना, ये सब गति का ही काम, मतलब कि एक उदाहरण है गति का। तो जंतुओं में गति जो होता है वो अलग अलग तरीके से भी होता है। जंतुओं में गति की बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम गति करते हैं, और नहीं तो कार्य करने के लिए तथा अपने काम को हम करते हैं गति। जैसे कि खाना खाना हो, लिखना हो, उठना हो, बैठना हो, सब में हम देखते हैं कि हम अपने शरीर को एक गति प्रदान करते हैं और तभी कोई भी काम हो पाता है। अलग अलग में देखें तो अलग मतलब जंतुओं में गति होता है। हमारे अंगों में जोड़ या संधि जो होता है उसके द्वारा भी गति होता है। हड्डियाँ तो होती है जो गति कराने में और हमारे शरीर को आकार देने का काम करता है, उसके साथ ही हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वो गति कराने में मदद करता है, वरना मुड़े ही ना हमारे जो भी अंग है वो। तो हम जैसे कि अगर हम केंचुए में देखें, हम केंचुए में इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है, कोई हड्डी नहीं, फिर भी ये गति कराता है। तो उसमें जो शरीर के जो नीचे वाले भाग होते हैं उसमें महीन जो होते हैं, काफ़ी महीन बाल होते हैं, उसकी मदद से वो पकड़ बना करके आगे अपने शरीर को करता है। उसे सूक बोला जाता है। सूक, उसी की मदद से क्या करता है वो चलता है केंचुआ, उसमें हड्डी नहीं होता है। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह से। अगर हम पक्षी की बात करें तो पक्षी में वो अपने डैना या हम कहें कि पंख की मदद से वो अपने शरीर को जो करता है गति उड़ करके प्रदान करता है। पैर भी होते हैं जो कि ज़मीन पर चलने का काम करता है। इसके अलावा डैना के अलावा भी उड़ने में मदद करता है उसका हड्डी जो होता है काफ़ी खोखला होता है, जिसके कारण वो क्या होता है हल्का होता है और उड़ने में वो मददगार होता है। तो पक्षी और केंचुए, मानव सब में देखें तो अलग अलग जो होता है गति कराने के लिए अंग होते हैं और उसको वो गति प्रदान करने में मदद करता है। अब हम देखें संधि या जोड़ किसे कहते हैं। हमारे हड्डियाँ जो है वो जहाँ पर मुड़ती है उसे हम संधि या जोड़ कहते हैं। जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर हमारी हड्डियाँ मुड़े उसे हम कहते हैं संधि या जोड़। कई तरह के संधि हमारे अंग हमारे शरीर में है और उसमें से कुछ मुख्य हम संधियों को देखेंगे, जैसे कि कंदुकखलिका संधि, कब्जा संधि, धुराग्र संधि, अचल संधि। तो इन अलग अलग संधियों को हम देखते हैं और उसके जो रचना है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कंदुकखलिका संधि। तीसरा कुछ मुख्य जो है हम ले रहे हैं संधियाँ, जिसमें से पहले लेंगे कंदुकखलिका संधि। कंदुकखलिका संधि, ये जो संधि होता है ये कंधे तथा हाथ के बीच की संधि होती है, जो एक दूसरे में बॉल और सॉकेट की तरह घुसा हुआ रहता है, इसीलिए इसे कंदुकखलिका संधि बोला जाता है। कंधे और हाथ के बीच की हड्डियां जो होती है वो, जो कि इस तरह से अगर हम लें इस तरह, यहाँ की हड्डियां का जोड़ जो कि हमारे हाथ को ऊपर तक ले जाने का काम करता है, मोड़ता है, पूरे हाथों को जो गति करवाता है वो होता है कंदुकखलिका संधि। दूसरा देखते हैं हम कब्जा संधि। कब्जा संधि हमारे घुटने तथा केहूनी की संधि को बुलाता है। केहूनी की संधि को बोला जाता है कब्जा संधि, जो क्या होता है एक ही ओर मुड़ती है, जो एक ही ओर मुड़ती है। जैसे कि हाथ को लें, यहाँ की हड्डी केहूनी, यहाँ पर सिर्फ हम इस ओर मोड़ सकते हैं, ये नहीं कि हाथ को नीचे की ओर मोड़ सकते हैं, या तो पैर को हम अंदर की ओर मोड़ते हैं, ऊपर नहीं मोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम ऐसे लें अगर पैर लें तो पैर को हम सिर्फ अंदर की ओर मोड़ते हैं, ये नहीं कि पैर को ऊपर की ओर मोड़ सकते हैं। तो कब्जा संधि उस संधि को कहते हैं जो कि केवल एक ही ओर मुड़ती है। या हाथ ही ले लें, हाथ अगर हम ऐसे ऊपर ले रहे हैं ऊपर, तो वो सिर्फ अंदर की ओर मुड़ता है, हाथ को हम नीचे की ओर नहीं मोड़ सकते हैं। कब्जा संधि नाम इसलिए दिया जाता है, जैसे कि हम दरवाजे को लें, दरवाजे का जो कब्जा होता है कुछ इस तरह का जो दिखता है, बीच में कुछ इस तरह का दिखता है,
वो देखें तो हम एक ही ओर वो मुड़ता है। तो उसी तरह से ये भी एक ही ओर मुड़ता है। दोनों जो संधि या हड्डी का जोड़ होता है, ये तो एक तो ये ठेहुन घुटने का जो कि बीच वाला होता है, और ये जो हमारे हाथ का होता है बीच का केहूनी जिसे कहते हैं, वहाँ की हड्डी या संधि जो होती है या जोड़ जो होता है उसे हम कहते हैं कब्जा संधि, क्योंकि ये केवल एक ही ओर मुड़ता है, हम दोनों ओर इसे नहीं मोड़ सकते हैं। तो ये होगा 2 संधि। अब हम लेते हैं धुराग्र संधि और अचल संधि। 3 नंबर धुराग्र संधि। धुराग्र संधि जो होता है सिर और गर्दन के बीच की संधि होता है, सिर और गर्दन के बीच की संधि, जिसे कि हम किसी भी झुकाव में मोड़ सकते हैं, धुराग्र संधि कहलाता है, सिर और गर्दन के बीच की संधि। अब हम दूसरा लेते हैं अचल संधि। अचल संधि नाम से पता चलता है कि जो ऐसा जोड़ या ऐसा संधि जो हिले ही ना, वो अचल संधि कहलाता है। जैसे कि अगर हम सिर लें, सिर की बात करें तो सिर की कई सारी जो हड्डियां होती है, कई सारे जोड़ है उसमें, लेकिन फिर भी वो क्या होता है कि वो हिलता नहीं है, उस भाग से हिलता नहीं। जैसे कि अगर समझें कि कई सारे यहाँ पर जोड़ है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं है कि अपने सिर के किसी भी भाग को, खोपड़ी के किसी भी भाग को इधर उधर कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल ही स्थिर रहता है, चल नहीं रहता है अचल, इसीलिए इसे अचल संधि नाम दिया गया। इसके अलावा ऊपरी जबड़ा, अगर हम बात करें इस वाले भाग का, ऊपरी जबड़ा का, तो उसे भी हम नहीं हिला सकते हैं, तो इसीलिए उसे भी अचल संधि कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे खोपड़ी या सिर तथा ऊपरी जबड़े की संधि को हम बोलेंगे अचल संधि, क्योंकि ये क्या होता है, हिलता नहीं, उस जोड़ पर हम उस को हिला नहीं सकते हैं, तो इसलिए उस वाले भाग को बोला जाता है अचल संधि। लेकिन अगर लगे कि ऊपरी जबड़ा को हम खाना खाने के समय मुंह को जब खोलते हैं तो वो तो लगता है कि ऊपरी जबड़ा हिलता है, उसकी संधियाँ हिलती है, लेकिन वो वैसा होता नहीं है। अगर हम देखें बोलने के समय या खाने के समय जब हम मुंह को खोलते हैं तो सिर्फ हमारा निचले वाला जो जबड़ा होता है उसी को हम नीचे कर पाते हैं, ऊपरी जबड़ा बिल्कुल भी नहीं हिला पाते हैं, वो उसकी संधियाँ नहीं हिलती है। तो सिर्फ ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, इसी को हम नीचे करके मुंह को खोलते हैं बोलने के समय या तो खाने के समय। ये होता है निचली जबड़ा, इसकी संधि जो है निचली जबड़ा, इसको जो है हम हिला सकते हैं, लेकिन ऊपरी वाले भाग को बिल्कुल भी नहीं हिला सकते। अगर हम अपने सिर को सीधा रखें और धीरे धीरे मुंह खोलें तो वो हमें पता चलता है कि हम निचली जबड़ा को ही सिर्फ हिला पा रहे हैं, ऊपरी जबड़ा नहीं। इसीलिए खोपड़ी या सिर और ऊपरी जबड़ा जो है वो अचल संधि कहलाता है। निचली वाले जबड़ा को हम सिर्फ चला सकते हैं या मूव करा सकते हैं। उपास्थि, अस्थि जिसे हड्डी जिसे कि अस्थि कहा जाता है, उसका ही एक रूप है उपास्थि। उपास्थि जो है उस वाले हड्डी को बोला जाता है जो कि थोड़ा सा क्या होता है, लचीला होता है, मुलायम होता है, हड्डी जितना वो कठोर नहीं होता, उसे बोला जाता है उपास्थि। उपास्थि वह हड्डी या अस्थि, अस्थि मीन्स हड्डी, वह अस्थि या हम लिखें हड्डी जो क्या हो, लचीला हो, अधिक कठोर ना हो, अधिक कठोर या सख्त लिख सकते हैं, जो अधिक कठोर ना हो उसे ही हम बोलते हैं उपास्थि। जैसे कि नाक को हम लें और कान को हम लें तो इसमें भी हड्डियां होती है, छोटी छोटी हड्डियां होती है कान में, जो कि सबसे छोटा हड्डी स्टेप्स होता है, उसको और नाक को में हड्डी रहने के बावजूद हम कान और नाक की हड्डी को हिला पाते हैं, क्योंकि वो जो होता है थोड़ा सा मुलायम होता है हड्डी की तुलना में, तो इसीलिए उसे हम कहते हैं उपास्थि। तो अगर लें तो नाक तथा कान की हड्डी को ही हम बोलते हैं हड्डी या तो अस्थि, इसको अस्थि को ही हम क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। तो इस तरह से जंतुओं में गति में 9th चैप्टर जंतुओं में गति में हमने जंतु की गति, कुछ संधि और फिर उपास्थि को जाना। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।